चर्चा चल रही थी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर। जी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, हाँ। और दूसरा ये कि ये कितना व्यवहारिक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्या ये व्यवहारिक है या नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट है, माने व्यवस्था की बात है, तो अभी तक आप जैसे देख रहे हैं कि गणतांत्रिक सिस्टम है, गणतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, और ये गणतांत्रिक व्यवस्थाएं भी छोटे छोटे राज्यों को एक करके ही हुई हैं, और उसके लाभ भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि युद्ध से जो जो रीजन जहां एक हो गए, उनको आपसी युद्धों से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। जी। अब अगर स्टेट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मसौदा होता है, तो वो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, संविधान है, उसके आधार से उसका कोई सॉल्यूशन निकल आता है। या नहीं भी निकले तो कम से कम युद्ध तो नहीं होता, है ना। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और ये इतनी बड़ी बात है कि इसमें 30 से 40% नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स लगातार इस्तेमाल होता है हर एक देश का। तो वो वाला रिसोर्स वहां से हटके मानव की सुख सुविधाओं पर आ सकता है जी। और 30-40% बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा होता है। तो आप सोचो कि अभी जितनी सुख समृद्धि है उसमें से युद्ध वाला दुख खत्म हो जाएगा, वो हिस्सा, और 30 से 40% सुख बढ़ जाएंगे, वो हिस्सा, कितना बड़ा अंतर पड़ेगा। तो विश्व व्यवस्था के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक तो ये प्रासंगिकता है, और ये प्रासंगिकता हम कबीलाई सिस्टम से यहाँ तक उस बात को समझ सकते हैं कि कबीलाई सिस्टम में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी। आप कबीले के बाहर जा रहे हैं तो वहाँ कोई दूसरा कबीला आपको लूट खसोट नहीं लेगा, इसकी गारंटी ना के बराबर होती थी। जी। तो अब वो बहुत इन्हीं सब चीज़ों को देख के बहुत सारे कबीले एक हो गए, और कबीले एक हो गए वो दो वजह से भी, कि उनको एक होने में ये भी लगता है कि हम बड़े हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे लोगों पे हाथ डालने की। तो ये दो कारणों से, और इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, और कुछ लोगों को ये भी समझ में आया कि एक होंगे तो, जैसे उन्होंने व्यापारिक स्तर से एक होने की कोशिश की, कि जब वो अलग अलग भी थे तो कम से कम व्यापारिक संबंध रहे आपस में, कि भाई हम कुछ बना रहे हैं, हमारे पास कुछ कला है, हम दरी वरी कुछ बना रहे हैं, और तुम कुछ और बना रहे हो, तो तुम वो हमें दे दो और हम तुम्हें दे दें, है ना। तो सुखों की वृद्धि के लिए भी इसका उपयोग किया गया कि छोटे कबीले बड़े कबीले हो जाएं, जुड़ जाएं, और इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए कि भाई चोरी चपाटी, लूट मार, डकैती, ये सब होती थी। वो सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया गणतंत्रता तक। अब एक बहुत बड़ा भूभाग, जैसे भारत है एक बड़ा भूभाग है, तो पाकिस्तान उस समय अलग हो गया, नहीं तो पाकिस्तान भी ये इसमें जुड़ा होता तो सीधी सी बात है, नेपाल भी ने भी एक ही हो जाना था, तो और एक ये बड़ा भूभाग हो जाता, ऑलमोस्ट लाइक चाइना से थोड़ा बहुत ही छोटा रह जाता। ये कल को आप सोचो कि चाइना और इंडिया हो जाए एक, तो कितना बड़ा भूभाग हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधी दुनिया जैसी हो जाएगी जनसंख्या की दृष्टि से। जी। तो इन चीजों के फायदे लोगों को दिख रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। इंटरनेशनल लेवल पर अभी व्यापारिक एकजुट होने में तो सब लगे हुए हैं। जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो उनके 29 देशों ने मिलके, 29 देशों ने मिलके एक करेंसी को एक्सेप्ट किया, यूरो करेंसी उसका नाम है, और व्यापारिक बहुत सारे समझौते बोले या उनकी आपस के लेन देन बोले बहुत सारे, और सेना के रूप में भी वो एकजुट हो गए। जी। तो ये उन्होंने क्या किया कि इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए और कुछ सुख सुविधाएं बढ़े वो उसके लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रतिबंध रहते हैं, अभी भी बहुत सारी खींचतान रहती है। तो अगर वो गणतंत्र रूप से एक हो जाते हैं तो वो खींचतान भी काफी हद तक दूर हो जाती है। अच्छा, ये व्यवहारिक कितना है?
हाँ, व्यवहारिक तो आप देख ही रहे हैं। जैसे गणतंत्र व्यवहारिक था राज्यों के बाद में, वैसे ही विश्व व्यवस्था भी गणतंत्र के बाद वैसी ही व्यवहारिक है, सेम। अच्छा। इसकी व्यवहारिकता तो सिद्ध है। हम्म। लोगों के मन में इसके प्रति इच्छा है या नहीं कि वो विश्व सरकार बने या नहीं बने? आम आदमी चाहता है या नहीं चाहता? एक जो राजनेता है वो चाहता है कि नहीं चाहता? आम आदमी और राजनेता के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? यस यस, अंतर है। आम आदमी को इन सब चीज़ों से बहुत लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसकी उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है या दूरदर्शिता है, वो आम आदमी में इतनी नहीं होती कि इसके प्लस और माइनस वो कुछ समझ सके अपने आप से। उसे डायरेक्टली माने प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है। अगर उसको आप ऐसे पूछोगे सिंपली सर्वे डाल के कि भाई पूरी दुनिया एक हो जाए या नहीं एक हो जाए, तो वो कुछ आपको हाँ ना में जवाब मुश्किल ही दे पाएगा कि एक हो जाए नहीं हो जाए। जवाब भी देगा तो यूं ही दे देगा कि हाँ हो जाए या नहीं हो जाए, हमें क्या लेना देना है। उसके जवाब इस तरह के आएंगे, क्योंकि लेकिन जो राजनेता लोग हैं या जो इस मामले के थोड़े जानकार रहते हैं, मतलब जो चिंतन मनन करते हैं समाज को लेके, इस सब चीज को लेके, तो उन्हें ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि एक होना बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रक्रिया है। और ये जो आम आदमी है ये वोट भी इन्हीं लोगों के हिसाब से करते हैं। हर आम आदमी किसी न किसी चिंतक को फॉलो करता है जी, है ना, एक चेन में। कि वो जो आम आदमी है वो वहाँ गांव में कोई थोड़ा समझदार आदमी होगा, वो उसको फॉलो करता होगा कि अगर उसने बोल दिया कि भाई इनको वोट डाल देना तो डाल देना। जी जी। वैसे ही कई सारे गांव में मिला के भी एक थोड़ा सा सरपंच प्रधान टाइप का आदमी होता है। तो जब उन गांव के उन बुद्धिमान लोगों को कोई समस्या अटक पड़ती है बौद्धिक, तो वो उसके साथ जाके चिंतन मनन करते हैं। जी जी, है ना। ऐसे एक पूरी श्रृंखला चली आती है सेंटर तक। और सेंटर की व्यवस्था, क्योंकि सोचने विचारने के लिए तो कोई सीमाएं होती नहीं है, नहीं। तो ये इंटरनेशनली चली जाती है। माने अमेरिका से लोग यहाँ भी आते हैं इस तरह के चिंतन मनन के लिए, यहाँ के लोग अमेरिका भी जाते हैं जिनकी जो जो समर्थ है आने जाने में। या आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो आजकल कोई समर्थता का कोई बहुत मतलब है नहीं। जैसे मेरी भी अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन बात हो जाती है फ्री में, है ना। तो अब वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों में एक होते आ रहे हैं, और ये इस तरह के फायदे उन सब लोगों को पता है कि इसके बहुत फायदे हैं। जिनको नहीं भी पता है तो ऐसे चर्चा सुन के करके हो जाता है। जैसे अभी मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, और इसे कल को हजारों लोग सुनेंगे, तो उसमें आम लोग भी होंगे, तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आप जाके उनको पूछोगे कि विश्व एक हो जाए, तो तुरंत हाँ कर देंगे, बता भी देंगे कहाँ फायदे हैं। इस तरह से ये अवेयरनेस इन लोगों के द्वारा पूरे जनमानस में फैलती है, और फिर जनमानस क्योंकि उस बात के लिए एक होने लगता है, तो उसकी मांग भी उठने लगती है सामाजिक रूप से, और फिर वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। इस तरह से ही होता है, अब तक भी इस तरह से ही ये सारे चेंजमेंट होते आए हैं। तो ऐसे ही सडनली आम आदमी को जाके पूछेंगे तो उसको नहीं पता है, लेकिन ये अवेयरनेस कार्यक्रम 2 4 6 साल तक जब चलेगा, तब आप उसके बाद पूछेंगे तो आदमी हाँ भी करेगा, और इसके लिए वो कारण भी बता देगा कि क्यों। तो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट की रचना हो इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? कैसे हो, क्या प्रक्रिया उसकी हो, कैसे बनेगी? जी जी, अब उस दिशा में क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैंने एक पूरी किताब लिखी है, संपूर्ण समाधान। तो उस किताब में उसकी डिटेल में प्रक्रिया है, यहाँ मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे देश तक की प्रक्रिया का आपको पता है, जैसे एक रीजन को ये लोग जो है जिला बोल देते हैं, जिसमें गांव, छोटे शहर, बड़े शहर होते हैं, उसको ये उनको ये एक जिला बोल देते हैं। तो ये जैसे डबल इकाई हो गई, एक पर्टिकुलर एरिया है, जिला हो गया, फिर कई सारे जिलों को मिला के एक स्टेट हो गया, और कई सारे स्टेट को मिला के एक देश हो गया। यहाँ तक पहुँच रखी है गाड़ी, ठीक है। अब केवल अगला कदम ये है कि उस सारे दुनिया के सारे जो कंट्री हैं उनको मिला के एक विश्व सरकार बन जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रपोजल रखा है भारत में, कि जब ये व्यवस्था आएगी जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया से जाएंगे, जो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसी प्रक्रिया से जब जाएंगे तो वहाँ पे
भारत की गवर्नमेंट के बनने के साथ साथ एक विश्व सरकार का मंच भी बना देंगे भारत की ओर से। अच्छा। वो जो मंच बनेगा और उसके लिए जो नेता चुने जाएंगे यहाँ से भारत से, क्योंकि अभी भारत में बनेगा तो भारत से चुने जाएंगे, वो जो नेता लोग हैं उनका कार्य क्षेत्र ही होगा सारे दुनिया के अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षों से या वहाँ के जो सोशल संगठन है उनसे मिलना, बातचीत करना, इस इन सूचनाओं का, इन अवेयरनेस का आदान प्रदान करना, और फिर जो देश भी जुड़ते हैं, जो संगठन भी जुड़ते हैं, तो वो उन संगठनों के साथ मिलके उस देश की जनता को अवेयर करना उनकी अपनी भाषा में। और जैसे ही वहाँ इस बात के लिए अवेयरनेस बन जाती है और वहाँ ऐसी मांग उठने लगती है, सीधी सी बात है, इस मांग को जो वहाँ की पार्टी उठा रही होगी उसको लोग वोट करेंगे। अब वो जब आएगी तो वो इस भारत के साथ में इस विश्व सरकार का हिस्सा बन जाएगी। जी। तो फिर जैसे भारत के कई सारे नेता उसमें जुड़े हैं, वहां से भी उन नेताओं का चुनाव होके विश्व सरकार के लेवल का वो इसके साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गया। और इसके साथ ही क्या हो जाएंगे, ये दो स्टेट टाइप हो जाएंगे। जैसे भारत हो गया, और कुल मिला के कोई भी एक दूसरे देश का आप नाम ले लीजिए, मान लिया अफगानिस्तान ही ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, कुछ भी ऐसे उदाहरण के लिए। तो उस विश्व सरकार में वहाँ के कुछ नेता होंगे, यहाँ के कुछ नेता होंगे। अब ये दोनों मिलके वही काम कर रहे होंगे, तो फिर तीसरा देश मिल जाएगा तो वहाँ के नेता जुड़ जाएंगे, फिर चौथा देश मिल जाएगा तो वहाँ के नेता जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ने के साथ इनके बीच के बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ का जो रिसोर्सेज है वो वहाँ के लोगों का है, और वहाँ का जो है वो यहाँ का। ऐसे ही है जैसे यहाँ एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आराम से चले जाते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, हाँ जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ उनके वही सारे अधिकार हैं जो कहीं भी अधिकार हैं। तो इन देशों की जो जनता होगी वो कोई भी देश में आते जाते रह सकते हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी, उनका अपना एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे भारत में आधार कार्ड एक कॉमन आइडेंटिटी है या पासपोर्ट एक कॉमन आइडेंटिटी है, तो उससे वो इन देशों में कहीं भी आते जाते रह सकेंगे, और कहीं भी अगर कहीं बसना है तो बस सकेंगे, वहीं उनके सारे इंतजाम हो जाएंगे। इस तरह का एक बॉर्डरलेस सिस्टम जैसे जैसे वो लोग जुड़ते जाएंगे होते जाएंगे, है ना। उनकी करेंसी एक हो जाएगी जब तक करेंसी रहेगी, क्योंकि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ये करेंसी लेस सिस्टम है, बिना करेंसी वाला सिस्टम। अच्छा। हाँ, तो उसका तो मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो आपको विश्व सरकार की बता रहा हूँ। तो वहाँ के और यहाँ के लोग ऐसे ही एक हो जाएंगे जैसे अभी भारत में उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के सारे लोग एक हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हर जगह उनके लिए सेम राइट है। अच्छा, भारत सरकार का क्या रुख रहा है विश्व सरकार को लेकर, मतलब भारत सरकार क्या सोचती है? जहाँ तक अगर इसमें इन लोगों के इंटरव्यू उठाएं जी। किस तरह के सवाल इनसे पूछे गए रहते हैं, भारत से भी, अमेरिका से भी, चाइना से भी, सबसे पूछे जाते हैं कि एक विश्व सरकार बने, इसमें क्या है, तो इसमें सब हाँ ही करते हैं, ना कोई नहीं करता है। अच्छा। लेकिन उनके पास अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसी कोई संरचना नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे जब ये राज्य व्यवस्था थी तो उस समय कोई गणतांत्रिक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई संरचना नहीं थी काल्पनिक कि भाई ये 556 रियासतें एक हों तो किस आधार पे हों। ऐसा कोई बेस होना चाहिए ना जिसपे सब एकजुट हो जाएं, सारे राजा को लगे हाँ हाँ ठीक है। और जो कोई दो चार नहीं माने तो उनके लिए दूसरे तरीके हैं, लेकिन कम से कम मैच्योरिटी में तो राजा एक हो अपने राज्य से। आप सबको तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, बाद में कोई इक्का दुक्का बच जाए उसके साथ आप कुछ कर सकते हो वहाँ की जनता के आधार पे। जनता चाह रही है, राजा नहीं चाह रहा है, तो उसको आप अपदस्थ कर सकते हो, या आपकी ताकत बड़ी हो गई है तो उसको आप साइड कर सकते हो, जैसे सिक्किम में किया था भारत में। सिक्किम का राजा नहीं मान रहा था जी, तो फिर भारत ने उसको अरेस्ट किया, वहाँ के राजा को, उसी के किले में किलाबंद किया, और वहाँ की जनता से पब्लिक रेफरेंडम कराया जी। और मेरे ख्याल है 99% से भी ज़्यादा वोट पब्लिक ने डाला कि इसे भारत के साथ जोड़ देना चाहिए, तब ये जुड़ा, है ना। शायद 1966 में या ऐसे ही उसमें जुड़ा था। तो इस तरह की, तो इसके लिए मना तो कोई नहीं करता है, लेकिन चूंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है अभी, तो स्टार्ट
नहीं हो पा रहा। हाँ, स्टार्ट नहीं हो पा रहा। हम चाह तो सब रहे हैं, हम्म, क्योंकि सबको ही समझ में आ रहा है ये। अपने अंदर से कोई यूं ना भी चाहे कि भाई मैं तो चलो इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो प्रधानमंत्री तो तभी भी बने रह सकते हैं, हम्म, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री तो अभी भी होते हैं, हम्म, होते हैं कि नहीं। गांव में सरपंच तो अभी भी होते हैं, मतलब उस हर एक लेवल के नेता तो होते ही हैं। हम्म, तो तब भी रहेंगे, तब भी देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन एक विश्व सरकार एक अलग से और एक संगठन बन जाएगा कि जो उसका फिर ये संविधान एक एक देश के ना रह के फिर एक कॉमन एक संविधान हो जाएगा विश्व का। तो उसमें देश ऐसे ही होंगे जैसे आज स्टेट होते हैं। हम्म, तो तब त्रिस्तरीय संविधान हो जाएगा। हम्म, वर्ल्ड लेवल का प्रमुख संविधान, उसके अंदर एक पार्ट होगा कंट्री लेवल का, और उसके अंदर एक पार्ट होगा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का। जैसे अभी दो ही है, एक सेंट्रल लेवल का है, एक स्टेट लेवल का है। तब तीन हो जाएंगे, एक वर्ल्ड लेवल का, सेंट्रल लेवल का, और एक तो जो वर्ल्ड लेवल है तब वो सेंटर हो जाएगा, और ये जो कंट्री है ये कंट्री लेवल हो जाएगा, और ये स्टेट लेवल हो जाएगा। तो त्रिआयामी उसमें संविधान बन जाएंगे। तो उस दृष्टि से भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई मना करेंगे। हाँ, अभी ये लोग थोड़ा ऐशो आराम में जीते हैं तो इनकी बुद्धि पे उतना जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब किसी आदमी को दुख होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा प्रयास करता है दुख से दूर होने का। इन लोगों को कोई खास ऐसा दुख वुख नहीं है, तो शायद वो अपनी ओर से ऐसा प्रयत्न ना करें, ऐसा स्टार्ट ना करें। लेकिन अगर कोई स्टार्ट करे तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी उसको रोकेगा, क्योंकि इनकी स्थिति में इससे कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी है। कि अभी ये कंट्री लेवल पे नेतागिरी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे कर सकते हैं, वो एक अवसर रहेगा इनके लिए। अच्छा, वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जो उसका प्रमुख है वो कैसे उसका चुनाव कैसे किया जाएगा? चुनाव और प्रक्रिया उसके अधीनस्थ आम चुनाव होंगे या फिर चयन नियुक्ति होगी उसकी? नहीं, हाँ, तो स्टार्टिंग में तो चुनाव ही होंगे, बाद का स्ट्रक्चर कुछ दूसरा भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन प्रारंभ में इसके चुनाव होंगे। जैसे मान लिया कि इस बात को भारत ने और चाइना ने मान लिया, है ना, तो चाइना में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो जाएगा। मान लिया वहाँ से 100 लोग चाहिए या 200 लोग वहाँ से चाहिए, और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो, और मान लिया कि 100 लोग यहाँ से चाहिए, क्योंकि इन दोनों की लगभग बराबर जनसंख्या है। तो 200 लोग 200 नेता वहाँ से चाहिए, 200 नेता यहाँ से चाहिए, तो 200 नेता के हिसाब से रीजन बढ़ जाएगा, और उसमें इलेक्शन होगा। हाँ, जिनको खड़ा होना है इलेक्शन में खड़े होंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा उसका, क्राइटेरिया के आधार पे, और वहाँ की पब्लिक उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट में अपना प्रतिनिधित्व करके, मैं आज के संविधान के आधार पे बता रहा हूँ, संपूर्ण समाधान में तो थोड़ी अलग व्यवस्था है। अच्छा। पर उसको समझने के लिए तो पहले लोगों को संपूर्ण समाधान समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मैं आज ही की व्यवस्था में वर्ल्ड गवर्नमेंट का रिलेवेंस बता रहा हूँ, और वहाँ उसको आप आज भी कैसे बना सकते हैं। मतलब उसके लिए ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब कोई दूसरी तरह की व्यवस्था या संपूर्ण समाधान आएगा तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी। ये लोग चाहें आज भी कर सकते हैं इस काम को। तो ये मैं प्लेटफॉर्म इन लोगों को अभी भी दे रहा हूँ, जो अभी आज के नेता हैं, वो भारत के हों या ये बात जहाँ तक पहुँचेगी तो जिन भी नेताओं को समझ में आएगी वो इस बात को शुरू कर सकते हैं कभी। जैसे भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो इस बात के लिए एक ड्राफ्ट बनवा के कभी भी शुरू कर सकते हैं। भारत के लोग थोड़ी मना करेंगे कि नहीं भाई साहब हमको विश्व सरकार नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो कभी भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो जब हम लोग आएंगे तब हम लोग संपूर्ण समाधान के हिसाब से करेंगे, वो ज्यादा अच्छा हिसाब किताब है आज के हिसाब किताब से। पर आज के हिसाब किताब नहीं समझे तो वो लोग 200 लोग वहां से चुन के आ जाएंगे, 200 लोग यहाँ से चुन के आ जाएंगे, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट में, दो देशों की वर्ल्ड गवर्नमेंट में हो गए 400 लोग। अब वो 400 लोग वर्ल्ड, उनका यही काम रहेगा कि पहले तो दूसरे देशों के साथ में इन सब चीजों की वार्ता करनी, प्लस वो जो कॉमन संविधान है दोनों देशों का, उसमें ऊपर से सुपरवाइज करना कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो उनकी एक लोकसभा होगी अपनी, जैसे एक कंट्री की लोकसभा होती है, वो लोग वहां से कुछ भी रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो फिर कंट्री लेवल को और स्टेट लेवल को मान्य होगा। इस तरह का, जैसे आज सेंटर अगर कोई नियम करता है तो वो स्टेट को मान्य होता है। तो इस तरह से चाइना का और इंडिया का बॉर्डर तो खत्म हो जाएगा। बॉर्डर खत्म हो जाएगा माने यहाँ जितनी आर्मी आपने लगा रखी वो भी खत्म हो जाएगी। भारत की आर्मी की भी जरूरत नहीं है चाइना की तरफ, और चाइना की आर्मी की भी जरूरत नहीं है। अभी जिन देशों में नहीं है उस तरफ लगी रहेगी।
हम्म, ठीक। तो इस तरह से जब जब ये एक हो गए तो इनके बीच में बॉर्डर भी खत्म हो गए। जी। तो फिर लोग चाइना में जाओ, वहाँ रहो, वहाँ के लोग यहाँ आओ, यहाँ रहो, इस तरह से करके तो ये एक रीजन हो जाएगा। हम्म, ठीक। इस तरह से इसका गठन होगा। तो इसको कोई एक कंट्री भी स्टार्ट कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कम से कम पहले 2 देश तैयार हो तब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट बने। एक भी बना सकता है, अच्छा। अपने से शुरू कर सकता है, बाद में लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे। अच्छा, यूएन को ही वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दिया जाए, ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है? यूएन को वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दिया जाए वो भी हो सकता है, लेकिन उसको ये यूं नहीं बनाएंगे कि उसको बनाने का मतलब है कि अमेरिका को अपनी आर्मी माने, या जो जो यूएन को लोग मानते हैं, जो जो उसमें जुड़े हैं, उन्हें अपनी आर्मी उसके सपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ चाइना की और इंडिया की आर्मी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास होगी, कंट्री गवर्नमेंट के पास नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई भी नियम की पालना कराने के लिए आपके पास ताकत भी होनी चाहिए। जैसे यूएन है तो उसी तरह की गवर्नमेंट अभी भी, लेकिन चूंकि उनके पास पावर नहीं है तो वो किसी चीज, किसी रेजोल्यूशन को पास भी करें तो उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। तो वहां पे जो ताकतवर कंट्री है उसका इनडायरेक्टली दखल हो जाता है। अच्छा। जैसे अमेरिका के पास ताकत ज्यादा है, तो अब अमेरिका जिस चीज को नहीं चाहेगा तो यूएन पास भी कर दे, तब भी वो चीज ठंडे बस्ते में पड़े रहेगी, वो कभी क्रियाशील नहीं होगी, वो कभी एक्टिव नहीं होगी। तो जब मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे भारत में वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गई तो भारत में जो अभी सेना है उसका जो अधिकार है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये जो अभी सेंटर की सरकार इसके पास नहीं रहेगी, है ना? क्योंकि उन मुद्दों को फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट देखेगी। जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट सेना के मुद्दों को नहीं देखती है ना? तब कंट्री की गवर्नमेंट भी नहीं देखेगी, तब वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉर्डर वाले प्रॉब्लम्स को देखेगी। तो अगर ये यूएन को जितने भी देश उसमें शामिल हैं अपनी गवर्नमेंट, अपने आर्मी की बागडोर उनको दे दें, रहेंगी तो आर्मियां वहीं जहाँ है, चाइना की आर्मी उसमें रहेगी, यहाँ रहेगी, लेकिन उन्हें ये उसकी बागडोर उनके वर्ल्ड गवर्नमेंट, हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट को दे दें, वो भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात और कुछ ये नियम चेंज कर लें कि अब जैसे उसमें मान लिया 10 देश जुड़े हुए हैं यूएन में, मान लिया, तो अब 10 देशों का बॉर्डर नहीं माने जाएंगे, बॉर्डर नहीं रहेंगे, अब लोग आ जा सकेंगे, इस तरह के और रिजोल्यूशन, क्योंकि ये रिजोल्यूशन वहाँ पास नहीं है, तो इस तरह के और थोड़े से चेंजेस कर लें और अमेरिका और ये जितनी भी सेना है ये सब उनको सपोर्ट कर दें। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति करे तो ही ज़्यादा अच्छा है, उस कद का व्यक्ति करे तो ही ज़्यादा अच्छा है। एक सही बात है, बिल्कुल। वो व्यक्ति करे जिसका कोई नाम ना हो तो, तो ये बात अच्छी नहीं लगती, और या उसको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। देखो, पॉपुलर व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या कोई दूसरे ढंग से पॉपुलर हो, तो पॉपुलर व्यक्ति का फायदा ये है कि उसे सब सुनते हैं जी, है ना? ये नहीं तो पॉपुलर का मतलब यही ना, तो उसे बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो वो कभी कुछ बोलता है तो लोग उसे सुनते हैं। जी जी। तो अगर कोई चीज वो लोगों में पहुंचाता है तो बहुत जल्दी अवेयरनेस फैल जाती है। अच्छा। तो अब जैसे मोदी जी हैं, कोई चीज की अवेयरनेस फैलाएं, उन्हें सब सुनते हैं। अमिताभ बच्चन है, तेंदुलकर कुछ बोलने लग जाए, समझ रहे हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने लग जाए, तो जितने भी फेमस लोग हैं कोई भी क्षेत्र से हो, अगर किसी बात को वो जनता के बीच रखते हैं तो वो बात जल्दी से, वो समय बच जाता है। अभी जैसे मैं रख रहा हूँ, मैं जब तक इसे रखते रखते और दूसरे ढंग से मैं उतना पॉपुलर नहीं हो जाऊंगा, तो तब तक ये बात का अवेयरनेस लेवल, वो लेवल नहीं पहुंचेगा। अभी मुझे मान लिया 1000, 2000, 5000 लोग सुनते हैं, तो अभी ये उन तक पहुंचेगी। आज से 2, 4, 6 साल बाद में हो सकता है कि ये करोड़ों लोगों तक पहुंचे और फिर मेन मीडिया के थ्रू सब जगह पहुंच जाए, तो तब वो पहुंचेगी। मोदी जी आज ही चाहें तो इसे आज ही पहुंचा सकते हैं, ये फर्क है, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता ने अवेयर होना है। क्योंकि मोदी जी भी अपने बिहाफ पे तो कुछ नहीं कर सकते। जब जनता अवेयर होगी
तभी मोदी जी इस प्रकार का कोई ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो तभी जनता का समर्थन होगा, तभी करेंगे। नहीं तो आनंद फानन में करेंगे तो किसानों वाला हिसाब किताब हो जाएगा हम्म कि कच्ची पक्की रोटी बना के दोगे, लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग विरोध में बैठ जाएंगे, जो कुछ ठीक ठाक भी उसमें रहता वो भी खत्म हो जाएगा। हम्म तो ये काम जल्दी के नहीं होते, अवेयरनेस के हैं। पॉपुलर आदमी से यही वो है कि एडवर्टाइजमेंट का या प्रचार का टाइम कम हो जाता है, हम्म पर अभी उनको समझ नहीं आ रही है तो अब क्या कर सकते हैं। जी जी। हमें समझ आ रही है तो हम अपने से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट में भाषा जो होगी वो एक होगी या फिर भाषा किसी एक भाषा पे जोर होगा? हाँ, उसमें क्या होगा कि इसके लिए भी मैंने अलग से एक सिस्टम बनाया है कि सारी दुनिया के भाषाविदों को आमंत्रित किया जाएगा। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने के बाद जी। जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं उन सब के एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया जाएगा साल 6 महीने के लिए। जी। उनका खर्चा पानी सब वो वर्ल्ड गवर्नमेंट करेगी और उनको ये टास्क देगी कि आप सारे आपस में मिलके ये तय करें कि भाषा की का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे अच्छी भाषा कौन सी है, ये तय करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो पहले वो सब लोग बैठ के क्राइटेरिया तय करेंगे जो वहाँ उनकी वोटिंग से तय होगा कि ये क्राइटेरिया पास हो गया। जिस क्राइटेरिया को आधे से अधिक लोग वोट कर देंगे, जो वो भाषाविद हैं, भाषा के एक्सपर्ट हैं, वो मान्य हो जाएगा क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया पे फिर उन भाषाओं को कसा जाएगा। हर एक भाषाविद को बोला जाएगा कि इस क्राइटेरिया पे किसकी भाषा फिट हो रही है वो कृपया सूचित करें। जी। तो जिनकी फिट हो रही होगी वो सूचित कर देंगे। तो मान लिया उनमें से कोई 10 भाषाएं आ गई जो उस क्राइटेरिया पे फिट बैठ रही है, ठीक है। फिर उनमें आपस में देखा जाएगा कि इनमें कौन सी ज्यादा सक्षम भाषा है, माने शब्दकोश किसके पास ज्यादा है, व्याकरण किसका आसान ज्यादा है, कंप्यूटर का जो हिसाब किताब है वो कौन सी भाषा को आसानी से ग्रहण कर सकती है अकॉर्डिंग टू दैट है, या थोड़े बहुत चेंजेस से बनाई जा सकती है। इस तरह से उन 10 भाषाओं की भी स्क्रीनिंग हो जाएगी और उनके पॉइंट लिख जाएंगे कि इस भाषा की स्थिति इतनी है इसकी क्राइटेरिया के अनुसार। जैसे क्राइटेरिया में 20 पॉइंट हो गए तो इन भाषाओं में लिख दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर ये भाषा सक्षम सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। ऐसा इस वाले क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया नंबर 2 है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षमता इसमें है, इसमें है, ऐसे करके पूरा। और ये लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से और जो भी माध्यम से, ताकि जनता भी उनके इस पूरी प्रक्रिया को देख रही होगी और उनकी भाषाओं में लोग ट्रांसलेट कर रहे होंगे वहां जो प्रक्रिया हो रही है, ताकि लोगों को अपनी भाषा में समझ में आए, क्योंकि वहां तो सारे भाषा के लोग होंगे ना। हाँ, ये जब लोगों में ये प्रक्रिया जारी तो लोगों को भी पता चल रहा है कि किस भाषा का क्या स्तर है। क्योंकि वर्ल्ड में एक भाषा का चुनाव होना है तो सीधी सी बात है कि जो सबसे ज्यादा सटीक भाषा होगी उसी का चुनाव वो हर आदमी चाहेगा, क्योंकि भविष्य में उनके बच्चों को ही वो भाषा मिलने वाली है। अगर कोई कमजोर भाषा मिलेगी तो इससे विकास में फर्क पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान के लिए भाषा एक अनिवार्य चीज है। अगर आपकी भाषा का स्तर कमजोर रहेगा तो उसमें ज्ञान विज्ञान साइंस की स्पीड कम हो जाती है। जी है ना। तो इस प्रकार की अवेयरनेस होते होते उन 10 में से भी कोई एक भाषा का चुनाव हो जाएगा। जी है ना। 10 में से 5 भाषा का चुनाव हो गया, 5 में से 4 का हो गया, ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं ना। फिर 2 भाषाएं आ गई, फिर 2 में से किसी एक का हो गया, इस तरह से। और उसमें जनता का पार्टिसिपेट भी आप बात मांग सकते हैं कि भाई आप भी वोट कर दो, उनकी भी वोट ले सकते हो। पहले एक्सपर्ट की वोट वहां पे रख दो ताकि जनता को पता चल जाए कि एक्सपर्ट का ये मानना है, जनता की भी वोट ले लो। तो नंबर 1 भाषा नंबर 2 भाषा में माइनर अंतर होते हैं, उनका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लो। और उसमें भी जो कोई कमी रहे कंप्यूटर के हिसाब से वो अमेंडमेंट करवा दो उन्हीं भाषाविदों से, वो चेंजेस करा दो। व्याकरण में कोई चेंजेस कराने हैं या शब्दकोश में या जो शब्द बनते हैं उनके किसी नियम में
अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर। और इसमें कंप्यूटर का भी मदद, उसकी भी मदद ली जा सकती है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी, कि जो बेस्ट भाषा है उसके हिसाब से इसमें क्या कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए, तो कंप्यूटर की मदद पूरी ली जा सकती है। कंप्यूटर इंजीनियर इसके लिए सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देंगे, ठीक, इन क्राइटेरियाज के आधार पे, ठीक, ऐसा एल्गोरिथम देके। इस तरह से एक भाषा का चुनाव हो जाएगा वर्ल्ड लेवल का, और फिर वो भाषा उस समय के बाद में उसमें जो जो देश जुड़ते जाएंगे वहां उस साल के पहली से वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले का जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, केवल स्कूल में स्टार्ट होगी, और बाकी एज इट इज जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलेगी। चाइना में चाइनीज ही बोल रहे होंगे, और यहाँ 15-18 भाषाएं, यहाँ लोग 18-18 भाषाएं बोल रहे होंगे। वहां पे क्या कर देंगे कि बच्चे को ये एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी, इसका चुनाव होगा, और एक अपनी वो उसकी जो मातृभाषा होगी उसे वो पढ़ना चाहे तो पढ़ लेगा, नहीं वो तो घर से ही सीख लेते हैं। इस नई भाषा की शुरुआत वहां से हो जाएगी। वो पहली क्लास जब वो दूसरी में पहुंचेगा तो पहली दूसरी में हो जाएगी, जब तीसरी में पहुंचेगा तो पहली दूसरी तीसरी उस भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसे ही वो बच्चे जब 20 साल तक हायर एजुकेशन पहुंचेंगे तो ये भाषा पूरे स्कूल में आ चुकी होगी, पूरे स्कूल कॉलेज सब जगह में, ठीक है। और ये लोग उस भाषा के साथ में फिर डॉक्टर इंजीनियर बन के आ रहे होंगे। तो ऐसे एक पीढ़ी दो पीढ़ी में जो नई भाषा है वो स्वाभाविक रूप से बिना आपको परेशान किए किसी को भी सेट हो जाएगी। जी, तो ये मैं आपको प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं अरे भाषा बदलने में तो बहुत समस्या होगी। सही बात है, अगर किसी आप 20 साल 30 साल 50 साल के आदमी को बोलो अभी आप भाषा बदल लो तो उसके लिए तो फालतू की चीज है ना, तो उसके तो और 10 साल भाषा सीखने में निकल जाएंगे, फिर उसका इस्तेमाल कब करेगा। तो ये नई पीढ़ी के लिए होगा। ठीक। अच्छा, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खास लोगों से बात करनी चाहिए या फिर आम लोगों से बात करनी चाहिए? खास लोगों से भी करनी चाहिए, जो लोग तैयार हों, और आम से तो करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आम लोगों ने तय करना है। अच्छा, क्योंकि वोटिंग जो है वो आम लोग करते हैं। खास लोग सोचा विचारी भी कर ले तब भी वो तय नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र है ना आज की दुनिया में, तो अल्टीमेटली आदमी ने, मतलब बहुमत ने तय करना। बहुमत माने आम आदमी। तो बहुमत कैसे? लेकिन विशेष लोगों का इसमें रोल है, क्योंकि विशेष लोगों के बिना आम आदमी निर्णय नहीं कर पाता है। ठीक, इसलिए दोनों से बात करनी है। तो दोनों को कैसे, किस तरीके से तैयार किया जाए, क्या मतलब किया जाए? जैसे मैंने इसके लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रखा है और वो चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे जितनी भी मीटिंग, क्योंकि अभी उस स्तर की मीटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ओपन मंच खोला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स हुआ करेंगी वो सब लाइव हुआ करेंगी जी। जो स्ट्रक्चर की, जो माने जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी हमारी ओर से, तो तब उस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स हुआ करेंगी वो यूट्यूब पर लाइव रहेंगी। माने लोगों को पता होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब यूट्यूब पर लाइव जा रहा होगा। और जिनको देखना है वो देख रहे होंगे, जिनको बाद में देखना है वो बाद में, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डेड हो जाता है। इससे क्या होता है कि पारदर्शिता जाती है। लोगों को पता है कि इनके यहाँ कुछ भी बातचीत होगी वो बंद कमरे में कभी नहीं होगी, जब भी होगी उसका पता हमको चलेगा, और अनाउंस होके होगी, है ना। ठीक, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले अनाउंस हो जाएगा यूट्यूब पर कि ये मीटिंग होने वाली है इस रिगार्डिंग में, और जिनको इसमें भाग लेना है ऑनलाइन वो उसमें भाग लेते रह सकते हैं। और उसमें इस प्रकार की भी सुविधा होगी कि अगर उनके कोई प्रश्न वगैरह हैं तो वो वहाँ टाइप कर देंगे, तो वो प्रश्न भी उस मीटिंग्स में पूछे जाएंगे उनसे सेलेक्ट करके। क्योंकि उस समय तो करोड़ों की संख्या में लोग भाग ले रहे होंगे, तो सबके प्रश्न नहीं होंगे, ज़्यादातर के रिपीट भी होंगे। तो प्रमुख जो उसमें प्रश्न आएंगे, उसमें उनको पूरी टीम लगी होगी, तो वो उन प्रश्नों की छटनी करके और वो वहाँ पहुँचाती रहेगी, और वहाँ पूछने वाला जो एंकर होगा वो उन लोगों से पूछता रहेगा, और उसके भी ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए या क्या है, तो ये सारे चीज़ें जाती रहेंगी, लोगों के व्यूज लगातार आते रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीज किस दिशा में जा रही है, लोगों का क्या सोचना है, साथ साथ मालूम चलता रहता है।
ना, उनके रिव्यूज से, उनके इससे, उनके उससे। तो एक बहुमत का वातावरण हम्म, स्वाभाविक रूप से तैयार होने लगता है, एक आपसी विश्वास का। हम्म, क्योंकि आज आप देखेंगे कि पार्टी और जनता के बीच में पारदर्शिता नहीं होती है। हम्म, नहीं, बिल्कुल अभाव होता है इसका। हाँ, जितनी भी पार्टी, इवन आम आदमी पार्टी भी, जो हम्म, कि पारदर्शिता के नाम पर ही आई थी, हम्म, उन्होंने भी इस चीज को, जबकि आज किया जा सकता है, हम्म, यूट्यूब है आज के, मतलब फ्री है आजकल, तो कोई ऐसा खास खर्चा नहीं है, तो वो ऑनलाइन अपनी पार्टी की सारी गतिविधियों को ऑनलाइन कर सकते हैं, हम्म, तो जिससे जनता उनके साथ जुड़ेगी, उसका भरोसा भी आएगा और उसको लगेगा कि, और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट लें उसमें। हम्म, है ना, लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लें जनता का, आप ही क्यों तय कर रहे हैं। हम्म, चलो, लोगों ने आपको प्रतिनिधि बना के भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब आप माई बाप हो गए। हम्म, हम्म, अभी भी आपको लगातार जनता से फीडबैक लेते रहना चाहिए, हम्म, और फीडबैक की प्रक्रिया आपको बनानी चाहिए ताकि जनता फीडबैक दे सके, क्योंकि आपके घर पे तो नहीं जाएगी ना हर बात के लिए। ऑनलाइन सिस्टम है तो वो फीडबैक दे सके, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैंने जो जनता, एज ए जनता के प्रतिनिधि निर्णय लिया है, इसको जनता बहुमत से चाह रही है या अपोज कर रही है। तो इससे उन्हें भी फायदा है, नेताओं को भी फायदा है कि वो किसी ऐसी चीज में नहीं जाएंगे जिसमें कभी जनता उनके अपोज में खड़ी हो जाए, तो उन्हें इसका फीडबैक मिलता रहेगा डायरेक्टली, तो ये उनको भी फायदा है, जनता को भी फायदा है। इस तरह से होना चाहिए, हम लोग तो ऐसा करेंगे। जी। तो भविष्य में राजनीतिक पार्टी बनाने का भी विचार रखते जी हैं? हाँ, हमारा जो कैलकुलेशन है लगभग वो 2027 के आसपास संपूर्ण समाधान के लिए 50 करोड़ का से ज्यादा का आंकड़ा हम लोग पार कर जाएंगे बहुमत के लिए अच्छा। भारत में। हम्म, तो हम लोग बहुमत ले के पार्टी बनाएंगे, पहले पार्टी नहीं बनाएंगे। अच्छा। पहले एज ए ट्रस्ट हम्म, ही लोगों तक की सारी अवेयरनेस फैलाएंगे पूरे सिस्टम की। अच्छा, अच्छा। अच्छा, विदेशों में भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लेकर आपकी बातचीत होती होगी वहाँ हाँ, के लोगों से, होती तो है। उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया रहती से होती है, अमेरिका से होती है, और आपका ये जहाँ लोग मसाज करवाने जाते हैं, क्या नाम है उस देश का, थाईलैंड, वहाँ से कई कई जगह के लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल है, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है वहाँ से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो तो सब पॉजिटिव है इस बात के लिए कि जितना जल्दी हो जाए उतना हो। अच्छा, अच्छा, क्योंकि ठीक। इसका लाभ जब आदमी समझ लेता है तो उसको लगने लगता है कि मैं इन लाभों से जब तक मुझे वंचित रहना पड़ेगा, जब तक ये आ नहीं जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आए, अच्छा, उनके लाभ के लिए, उनके बच्चों के लाभ के लिए। और इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है संपूर्ण समाधान में जो व्यवस्था के दायरे में आता हो और इसमें नहीं हो। अच्छा, ठीक। चलिए, काफी अच्छी रही बातचीत आपसे। हाँ, और इसमें और जिस भी किसी आदमी ने आपको ऐसा करके बोला कि इस गवर्नमेंट की बात आपके कद से ज्यादा है, वो शायद यही सोच रहे होंगे कि आपकी कौन सुनेगा, ऐसा करके, क्योंकि ऐसा ही माहौल है आजकल कि भाई ये तो मोदी जी के लेवल की बात है, या ये राष्ट्राध्यक्षों के लेवल की बात है, या चलो उनसे कुछ कम समझे तो मुख्यमंत्रियों के लेवल की बात है, या कम से कम पॉपुलर एक फिगर होना चाहिए, है ना, उसके लेवल की बात है। तो उसका फर्क केवल इतना ही पड़ता है कि प्रचार के समय को वो कम करते हैं। जी, जी। इसके अलावा इसका कद से कोई लेना देना नहीं, है ना। जब जागो तभी सवेरा होता है, और जहां से सूरज उग जाए उधर पहले सवेरा हो जाता है। तो अभी हमने जो विचार किया है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए दिल्ली में एक पद यात्रा निकालने का विचार है जी। और वो फरवरी 25 फरवरी तक को प्रस्तावित है। तो इस संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि पदयात्रा का आपने क्या स्ट्रक्चर रखा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि पदयात्रा के स्ट्रक्चर कई लोग रखते हैं कि वो जो मौजूदा गवर्नमेंट रहती है उसको एज ए अपोजिशन लेके चलते हैं, या अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है। तो अगर अवेयरनेस फैलाने के लिए है तो मैं साथ हूँ। जी, जी, अवेयरनेस फैलाने के लिए। और अगर ऐसे ही नेताओं को गाली देने के लिए है तो उसमें मैं साथ हूँ। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये नेता लोग जानबूझ के
वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं ला रहे हैं, इनको करना चाहिए उनको, जबकि ऐसा नहीं है। एक सब गूढ़ विषय होते हैं, ये आसान नहीं होते, है ना। अभी जिस स्तर के नेता हैं भारत में नहीं पूरी दुनिया में, जिस स्तर के नेता हैं वो कोई बहुत दार्शनिक लोग नहीं है, नहीं है ना। वो कोई ऐसे डीप इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं। एवरेज से थोड़ा ऊपर होते हैं, हम्म। है ना। ऐसे समझो कि अगर इंटेलिजेंसी का 100% समझो और आम आदमी का आप 10% समझो, तो नेता लोग ज्यादा 40% पे होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। दूसरा कि वो मौजूदा कामों में इतने उलझे रहते हैं, क्योंकि अब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है सुबह से शाम तक उसके पास काम कम होता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, जो काम उसने मौजूदा पकड़ रखा है। तो ये आइडिया पैदा करने के काम ना ये उन लोगों के होते हैं जो इंटेलिजेंट तो हो ही, साथ में उनके पास समय हो। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे ही निकल आता है। आइडिया आने के बाद में उसे हर तरह से चेक भी करना पड़ता है, उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि ये व्यवहार्य भी हो सकता है क्या नहीं, है ना। फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब उसकी अपनी एक अलग प्रक्रिया है पूरी। आइडिया को आने से लेके और व्यवहारिक लेवल तक उसे बनाने में सालों का समय लगता है। जैसे मैंने ही ये संपूर्ण समाधान का आइडिया 5 साल में जाके किताब में लिखा है। अच्छा। आइडिया तो आ गया, लेकिन उसे पूरा उसका सीक्वेंस बनाने में, फिर एक दूसरे के साथ में कहीं कोई विरोधाभास न पैदा हो, रिजल्वेंस न रहे एक दूसरे की, सब ये सारा सब कुछ चेक करने में, उसे लिखने में मुझे 5 साल का टाइम लगा। अच्छा। और ये मुझे 5 साल का क्यों लगा कि मैं ठाली आदमी, मतलब संयोग से मेरे खाने पीने की ऐसी व्यवस्था हो रखी है कि वो मदर से, फादर से, भाई से या कुछ मित्र लोग कर देते हैं, उस वजह से। अगर वो नहीं हो रखी होती और वो मुझे खुद करनी पड़ती, तो आप समझ सकते हो कि ये 5 साल का टाइम 25 साल हो सकता। 25 साल हो सकता। माने मैं तब तक बूढ़ा ही हो जाता, केवल आइडिया को निकालने और लिखने तक में। उसके आगे फिर कोई और काम करता, अब वो किसे कितना समझता नहीं समझता पता नहीं। तो अब मैंने 5 साल में निकाल लिया, तो अब मेरे पास आगे अगर कोई एक्सीडेंट मेरा नहीं होता है, कुछ दुर्घटना नहीं होती मेरे साथ में, तो कम से कम 80 साल तक का भी जीवन जी के चले, क्योंकि मेरा खान पान रहना सहना जिस तरह का है उस तरह में आराम से मैं सोच के चल रहा हूँ कि 80 साल तक एक्टिव रह सकता हूँ। तो अभी भी मेरे पास 30 साल है। अच्छा। तो 30 साल में पूरी दुनिया में ये चीज आ जाएगी, तब तक मैं बना रह सकता हूँ। ठीक। क्योंकि जिसको आइडिया आता है उसे उसकी हर एक नस का मालूम रहता है ना। उसकी अगर कोई उसकी नेगेटिविटी भी रहती है या कहीं संदेह वाली बात भी होती है, तो वो भी उसको मालूम होती है। वो उसे बताता रहता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर अगर कोई हो तो वो इसको शोध करे, यहाँ पे ये समस्या हो सकती है, समस्या पर शोध करो ताकि नहीं हो। तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा तो फिर वो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने देखा ही मार्क्स का आइडिया लेकिन धरती पे उतार रहे लेनिन और स्टालिन और माओ, नहीं उतार सके। एक तो उसमें कमियां भी थी, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर मार्क्स के समय ही ये आइडिया उतरता तो ज्यादा बेहतर उतरता इन लोगों से। सही बात है। ये चीज वो ज्यादा इंतजाम कर लेता, क्योंकि उसको ज्यादा पता था कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। उन कमियों को भी उस तरह के लोग वो अच्छे से ढूंढ लेता, क्योंकि ये लोग तो नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि स्टालिन लेनिन ये तो उस लेवल के लोग थे नहीं जो ऐसे उस लेवल के विचारक हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढ भी लेता और उनकी कमियां और उनको सबको निकाल भी लेता। ठीक। ज्यादा संभावना रहती है। तो इस तरह का रहता है। तो इसका फर्क पड़ता है इस चीज का। ये भी एक काम है अपने आप में, ये कोई ऐसी फालतू प्रक्रिया नहीं है कि विचारक जो है। हाँ, और ये केवल व्यवस्था के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्रों में हर क्षेत्र के विचारक चाहिए होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र के भी विचारक चाहिए होते हैं, जो आपको आगे का विजन दिखाते हैं, जिस पर समाज खड़ा होता है। हाँ, समाज भी खड़ा होता है और साइंटिस्ट लोग उस दिशा में रिसर्च करते हैं। हाँ,
क्योंकि दिशा हर डिपार्टमेंट को चाहिए होती है, हम्म क्योंकि ऐसे विज्ञान की शोध का कोई मतलब नहीं है जो समाज के ही विरोध में हो जाए। हम्म अब परमाणु बम बनाने का समाज के लिए क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो ऐसी खोजों का कोई मतलब नहीं है। हम्म तो इसीलिए हर जगह विचारक चाहिए होते हैं, और ये बाकायदा एक बहुत बड़ा और गूढ़ और पहला काम है कोई भी डिपार्टमेंट का। हम्म, सही बात। तो हम लोग उस डिपार्टमेंट को भी बना रहे हैं। हर एक क्षेत्र के जितने भी विचारक हम लोगों के पास आएंगे उनके हम लोग बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाते चले जाएंगे, जिसमें क्लाइमेट चेंज का भी है, जिसमें उसका भी है, जिसमें बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, नगर कैसे बनेंगे उसका भी है, मतलब हर एक क्षेत्र का। एग्रीकल्चर का भी है कि कहाँ की ज़मीन किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छी है, वहाँ का जो एक साइकिल प्रॉपर रहे खेत की, कि उसमें फसलों का साइकिल ऐसा हो कि एक फसल उससे जो ले लेती है दूसरी फसल जमीन को वो चीज़ दे देती है। ऐसा एक साइकिल उसमें से गुजरे, ताकि जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो कंटिन्यूअस रहे, बनी रहे। ऐसे सारे डिपार्टमेंट जो हैं हम लोगों के यहाँ पे बनते जाएंगे, बाद में यही सरकार में कन्वर्ट हो जाएंगे यही लोग। इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग फॉर्मेशन बना के चलें, जो ऐसे लोग आते जा रहे हैं उनको हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। ठीक। और वो अवेयरनेस में भी काम कर रहे हैं, मतलब उनके अपने डिपार्टमेंट की क्लाइमेट चेंज वाले हैं तो वो उसके लिए अवेयर फैला रहे हैं, माने जनता को तैयार कर रहे हैं कि देखो अगर ये नहीं किया तो भविष्य ऐसा हो जाएगा, कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। और फिलहाल तो अच्छा, वो जो आप कह रहे थे कि सेना का, हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देश भी सेना रखे और विश्व भी सेना रखे? तो फिर देखो, दो एक ही जगह में दो सेंटर सेना के बनेंगे तो उन दोनों में तकरार होगी ना फिर। आप तो फिर युद्ध वाली स्थिति को तैयार कर रहे हैं ना। मान लिया कि विश्व सरकार ने कोई एक बात तय की और देश के लेवल की कोई सरकार, उनका कोई और ओपिनियन है, और बहुत ऐसा ओपिनियन है कि वो एक दूसरे के ओपिनियन के लिए राजी नहीं हो रहे हैं ना, उन्हें उनका गलत और उन्हें उनका गलत लग रहा है, और दोनों के पास सेना है। अब क्या होगा? संघर्ष ही होगा। संघर्ष होगा ना। और ये दोनों जनता के पास नहीं जाएंगे, जनता से भी पूछ लो भाई, है ना, आपस में क्यों पूछ लो, जनता से पूछ लो, जिधर बहुमत हो उस बात को कर। ये तभी हो सकता है जब सेना किसी एक की कमांड में हो, तो वो युद्ध के लिए जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सेना में जनता के ही लोग होते हैं भाई, सैनिक वो सब कहाँ से आते हैं? जनता से तो जाते हैं सब। तो वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि जनता के खिलाफ कोई बात हो जाए, तो उन्हें जनता में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेना दो जगह बांट दी तो वहां जनता बीच में आती ही नहीं, तो जनता को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका ये जो कह रहा है ये ठीक है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। जनता ऐसे दो दौड़ों में बट जाएगी, अगर बटेगी, और फिर युद्ध हो जाएगा। ठीक। तो चीज जनता की प्रक्रिया में जाए, विचार विमर्श में, इसके लिए जरूरी है कि सेना कहीं एक ही जगह रहे। पावर सेंटर दो नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। और ये तो मैं आज की बता रहा हूँ, संपूर्ण समाधान में पावर सेंटर जनता के पास है, ना विश्व सरकार के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। सेना की जो बागडोर है वो जनता के पास है, वहां नेताओं के पास नहीं है। नेताओं को अगर सेना से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला लेना, छोटे जो ऑलरेडी हो रखे वो तो वो करते रहेंगे, अगर कोई नया फैसला लेना है, पुराना कोई रद्द करना है, कुछ भी करना है, तो उन्हें पब्लिक रेफरेंडम के थ्रू, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है कोई समस्या नहीं है, पब्लिक रेफरेंडम से गुजरना पड़ेगा। वो कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता संपूर्ण समाधान व्यवस्था में। तो जब वहाँ जनता के पास ही सेना है तो वहां तो सेना को बांटने का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ तो आपको ये सवाल भी उठ सकता है कि भाई चलो अब
जैसे अभी क्या ये सवाल उठता है कि कुछ सेना स्टेट के पास भी होनी चाहिए? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं उठता? जबकि वही बात तो यहाँ भी है। हम्म इसलिए नहीं उठता कि अगर सेना को आप ऐसे बांट देंगे तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा, हम्म है ना। जैसे आपके पास भी मान लिया एक गांव के 2 चौधरी हैं, मैं और आप, आपके पास भी 20 लठैत है और मेरे पास भी 20 लठैत है, इसका कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि फिर मैं और आप लड़ते रहेंगे। अच्छा है कि 20 लठैत आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे, और ये तय जनता से करवाओ, गांव के लोगों से करवाओ, उन्हें कौन सा आदमी ज्यादा बेहतर दिखता है, सारे लठैत उसी के पास रखो। अब चूंकि सारे लठैत उसके पास रहेंगे तो अब वो लड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि लड़ेगा किससे? दूसरा तो कोई लठैत वाला है नहीं ना। तो अब उसका और जनता का इंटरेक्शन होगा, अब उसके बीच में मैं नहीं हूँगा। नहीं तो अगर 2 चौधरी बना रखे हैं, दोनों के पास लठैत हैं, तो जनता तो बीच में है ही नहीं ना, फिर तो मैं ही और आप ही तय कर रहे हैं। जनता तो आ नहीं रही ना तय करने में, फिर ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो जैसे ही आप लठैत 20 के 20 एक आदमी को दे देते हैं, तो अब वो जो लठैत है अब वो अलग खड़े हो जाते हैं। उनकी जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई उसमें से असामाजिक प्रक्रिया के लिए कोई खड़ा होगा जनता में से, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो भाई ठीक है, ठीक ठीक है ना। या कोई दूसरे गांव के लोग कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहे होंगे तो वहां लठैत भेजे जाएंगे। मतलब ये लठैत गांव के अंदर ही आपस में नहीं लड़ेंगे, है ना। अगर स्टेट और सेंटर में आप आर्मी दे देते हैं तो देश के अंदर ही लड़ाई कर बैठेंगे, जबकि अभी दूसरे देश के आर्मियों से लड़ाई करते हैं। देश की पुलिस से लड़ाई नहीं करते, वो आके देश के लोगों से नहीं लड़ते, क्योंकि एक के पास है। एक आदमी, जैसे बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक आदमी के पास सेना रहने से युद्ध की कोई संभावना नहीं है, अंदरूनी युद्ध की। ऐसे ही अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट में, वर्ल्ड सरकार के पास सारी सेना होगी तो युद्ध की कोई संभावना नहीं, युद्ध खत्म जड़ से। फिर वो क्या काम करेंगे? तो ये जो सेवा वाला काम करेंगे, या केवल इस बात के लिए बने रहेंगे कि अगर कहीं कोई असामाजिक चुपके से किसी ने आतंकवादी संगठन बना लिया, कुछ किया, वो खड़े हो गए, नहीं पता चला उनका तब तक, तो उनको सेट करने के लिए, या ऐसे लोग ना सोचे कि हाँ सेना है भाई, ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ करेंगे तो आगे धुन देगी। तो उसके लिए उनका होना जरूरी है। हाँ, उसका जस्ट होना जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है, जस्ट होना जरूरी है, उसका ताकत होनी जरूरी है वो, बस। लेकिन उसका कंट्रोल भी जनता के पास रहे, जनता माने बहुमत। ठीक। तो इस तरह से ये है। तो जो संपूर्ण समाधान है उसमें पावर सेंटर जनता में नहीं था, माने 100% डिसेंटर्ड है। और जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है 100%। विश्व सरकार माने एक सिस्टम। तो जो वहाँ सब पॉजिटिव तय करने की चीजें हैं, जो तय हो रखी हैं, वो काम करते रहेंगे। कुछ नया पुराना तय करना है, हटाना है, तो जनता का इन्वॉल्वमेंट उसमें हर बार होगा। कोई भी कानून आपको चेंज करना है विश्व संविधान में, तो आपको जनता को उसमें बीच में लेना होगा। भारत में और भी लोग होंगे जो इस दिशा में काम कर रहे होंगे विश्व सरकार को? बिल्कुल। अच्छा। वो सब धीरे धीरे हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा। कई लोग तो इसको कॉन्स्पिरेसी समझ के वो ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छी बात नहीं, खराब बात है। और कमाल की बात है, वो लोग चाहते हैं कि भारत भी गणतंत्र टूट के और राज्यों का भी टूट के और ग्राम स्तर की व्यवस्था हो। अच्छा। पर वो ये बात भूल जा रहे हैं कि ग्राम स्तर में अगर कोई गांव बड़ा हो गया, वो दादागिरी करने लगा, तो उसका क्या करोगे? क्योंकि एक गांव की दूसरे गांव की सीमा तो होगी ना, संसाधनों की। भाई ये खेत इस गांव के, यहाँ तक खेत इस गांव के, यहाँ तक खेत इस। अब जिनके पास ज्यादा होंगे बड़े, तो वो छोटे गांव को खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा? या तो बोलेगा कि तुम हमारे साथ देखो भाई साहब, वही कबीले वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोबारा से। तो लेकिन ये लोग केवल बस बातों वाले लोग हैं। अच्छा। इनके साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि ये बात किसी को समझ नहीं आती है कि फिर से ग्राम वाली व्यवस्था जिसमें इंटरनेट नहीं हो, टीवी नहीं हो,
मोटरसाइकिल नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, अच्छा। कार नहीं हो, हम्म ऐसा कौन जीना चाहेगा आज की दुनिया हम्म में? नहीं, हम्म कि बस कृषि प्रधान हो, बस सुबह से शाम तक खेती करो, जो निकल आए खाओ पियो पड़े रहो। हम्म, अच्छा। आज भी ऐसे लोग हैं, ये ताज्जुब की बात है। हाँ है ना, मतलब बहुत कम संख्या में है। जैसे गांधी का स्वराज जो है वो उसी लेवल में आता है, अच्छा। लेकिन अब गांधी जी का वो उस समय की बात थी, आजादी होने के पहले का वो मॉडल है। और कभी गांधी जी ने उसको प्रोत्साहित भी नहीं किया, पता नहीं शायद क्यों लिख के रख लिया था, जबकि उनके पास समय था उसे आगे लाने का, वो ला सकते थे, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं लाए। शायद उन्हीं को ये समझ आ गया होगा कि ये रिलेवेंस नहीं है आज की दुनिया में, है ना। ये स्पिरिचुअल टाइप का ज्यादा है, रियल टाइप का कम है। और वो स्पिरिचुअलिटी भी काल्पनिक टाइप की थी। नहीं तो अदरवाइज आप सोचो, वो गीता को मानते रहे जिसमें मोक्ष की कामना है। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को क्या लेना देना है आजादी हो नहीं हो? तुम जाओ पेड़ के नीचे बैठो, तुम्हें क्या करना है? पर अंदर अंदर खाने वो कहीं ना कहीं समझते रहे होंगे इन सब चीजों को, या स्पष्ट नहीं होगा उनको, तो उन्होंने कभी इसको प्रोत्साहित नहीं किया अपने ही लिखे ग्राम स्वराज को। पर उन्हें जो लोग मानते हैं अभी, वो उसकी बातें करते हैं कभी कभी, तो कहीं कहीं गांधी जी ने लिखा इस वजह से शायद उसे वो महत्व देने लगते हैं और सोचते हैं कि ठीक ही लिखा होगा गांधी जैसे आदमी ने। और जब आप भी कभी उसका अध्ययन करेंगे तो आप भी पाएंगे कि दूर दूर तक उसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है। वो एक ऐसी चीज समझो जैसे आदिवासी इलाके टाइप। अच्छी बात है। तो लोग गांव से शहर आना पसंद करते हैं, शहर से गांव जाना पसंद नहीं करते। तो जमाना आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। पर होते हैं ऐसे भी लोग, ये बात है। मतलब बात तो सभी तरह की होती है ना, समाज है तो रहेगा, और ये तब तक तो रहेगा जब तक कोई एक दिशा इतनी क्लैरिटी के साथ समाज में सेट ना हो जाए। क्योंकि अभी हर एक लोग ना हमें थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए चल रहे हैं, और ये लोग आपस में अपना कोई क्रॉस मंच नहीं बना रहे जैसे हमने बनाया है। हम लोग हर एक आइडियोलॉजी वाले आदमी को बुला के और उनको पूरा एक घंटा टाइम देते हैं अपनी बात रखने का, और फिर सवाल पूछते हैं। तो उससे तय हो जाता है कि इस आइडियोलॉजी में कितनी सारी समस्याएं हैं जो इसको अव्यवहार्य बनाती हैं और अनरियल बनाती हैं, अवास्तविक और अनचाहा बनाती है। जिस परिणाम की ये लोग बात कर रहे हैं, जनता वैसा परिणाम नहीं चाहती, वैसा भविष्य नहीं चाहती अपना। तो हम लोगों ने ऐसा मंच बनाया जहां पे ये क्लैरिटी भी हम लोग जनता को साथ साथ देते चलेंगे कि दुनिया के जितने पुराने नए आइडियाज हैं वो सब इससे गुजर के जाएंगे। और अभी तो मैं ही हूँ, कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जैसे जैसे इस मंच का दायरा बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे हर एक और भी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोग इसमें आके और उनसे उस लेवल की व्यवहारिकता के सवाल पूछने लग जाएंगे। ठीक। जैसे कोई आके बोले कि भाई लकड़ी के मकान होने चाहिए, है ना, ये ईंट गारे, ये सीमेंट लोहा, इस सब के मकान नहीं होने चाहिए। तो अब उस समय पे अगर जो भवन निर्माण वाले लोग रहते हैं वो होंगे तो वो उनसे सवाल पूछ लेंगे, आपको मालूम है कि देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो आपको मालूम है कि लकड़ी लट्ठे पे कितने मंजिल का भवन बना सकते हो? क्या ज्यादा 2-3 मंजिल से उससे ऊपर बनाओगे तो वो भरभरा के नीचे गिरना। हाँ, लकड़ी में उतनी ताकत नहीं होती। तो अब जितनी जनता है उसको अगर हॉरिजॉन्टल आप बसाओगे और सबको एक पर्याप्त भूमि दोगे रहने के लिए, तो कितनी लैंड चाहिएगी, कितने पेड़ चाहिएंगे उसके लिए? कुछ आइडिया है? और इनकी आयु भी ज्यादा नहीं होती है।
क्योंकि छान आपको लगभग हर 2-3 साल में डालनी पड़ेगी। बांस वो भी खत्म होते चले जाते हैं, वो भी आपको डालने पड़ेंगे। जो लकड़ी है वो भी 50 साल में धुन लग लगा के सब साइड हो लेती है ना। रिपेयरेबल नहीं होते हैं ज्यादातर, जो मेन चीजें हैं वो रिपेयरेबल नहीं होती उसमें। तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो उसको समझ में आएगा, अच्छा इतना सारा सब ढंग चक्कर है, इतना सीधा सीधा नहीं है। हाँ, वैसे सीधा सीधा नहीं होता है, क्योंकि इमारती जो लकड़ी है वो कोई कुछ ही लकड़ियां होती है। आप हर लकड़ी से इमारत नहीं बना सकते। कुछ एक लकड़ियां होती हैं जिनमें थोड़ी ताकत ज्यादा होती है, थोड़ी ड्यूरेबिलिटी होती है और धुन से बची रहती है। तो उन्हीं लकड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में उन पेड़ों को लगाना और वो सब करना, और तो वो बताते हैं कि ये फिजिबल नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके लिए 1 करोड़ लोग हों तो ठीक है भारत में। अब 143 करोड़ को कहाँ लेके जाना है वो और थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि तब ये हो सकता है। तो फिर उसको समझ में आ जाता है, नहीं अभी तो फिजिबल नहीं है। जब इतनी जनसंख्या कम कर लो कोई भी वजह से, तब सोचना, ये बात रहती। तो ये ऐसे सारे इस तरह के सब क्वेश्चंस आएंगे इसमें, क्योंकि कई आइडिया होते हैं सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, थोड़े मनमोहक टाइप के होते हैं, पर वो वास्तविक नहीं होते, लॉन्ग लास्टिक नहीं होते। जैसे किसी बर्फ गिरते हुए स्थान पे जाने को सबका मन करता है, लेकिन उनको वहां 1 महीना ले जाके रख दिया जाए, 4-6 दिन के बाद ही भागने लगते हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा परेशानी होती है, बहुत सारी टेक नहीं पाते कि होठ सूखने लग गए, जुकाम हो गया, मतलब ठंड लगने लगी, नॉर्मल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। जब तक कमरे में बंद हो तो ठीक है। तो 2-4 दिन के लिए वो बात अच्छी सी लगती है, 2-4 दिन जाओगे तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि शरीर उतना बियर कर लेता है। 2-4 दिन रह के मौज मस्ती मार के आ जाओ तो ठीक है, लेकिन कहीं वहां रह गए महीना भर तो समझो हो गया हिसाब। फिर बोलेंगे अरे भाई नहीं हो तो ही ठीक है। तो ये आइडियाज, कई सारे आइडियाज इस तरह के होते हैं कि वो एक प्रथम दृष्टि में देखने में ऐसा लगता है बड़ा मजेदार है, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। जैसे एक आइडिया आजकल चल रहा है कि भाई ट्री हाउस का, लोग बहुत पैसे भी खर्च करते हैं उसके लिए। अच्छा, पेड़ पे घर बना देते हैं। अच्छा, लाइव पेड़ पे, जीवित पेड़ पे उसकी टहनियों का हिसाब किताब लेते हुए, और वो ऐसे ऐसे बांध के हट जैसी 2 कमरों की हट बना दी, ऊपर ही वहीं बाथरूम बना के, और वो ऐसा ऐसा सब सेट कर दिया, ऊपर सीढ़ी लगा दी। ऐसे मनमोहक लगते हैं, बढ़िया। वो लोग 2-4 हजार रुपए डेली का किराया देके उसमें थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। तो 3-4 दिन तक तो ठीक है, मजा आता है। उसके बाद भाई साहब वो सीढ़ी से चढ़ना, वहां रहना, हर बात के लिए नीचे उतर के जाना, और आदमी परेशान हो जाता है। तो वो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो कभी कभार के लिए एज ए पिकनिक ठीक है। अरे आप सिनेमा हॉल में घर नहीं बना सकते। नहीं। तो बस 3 घंटे के लिए आप वहां जा सकते हैं। हाँ, तो वो 3 घंटे का ही आइडिया है, तो वो किसी बड़े आइडिया का हिस्सा तो हो सकता है। ट्री हट किसी बड़े आइडिया के हिस्सा हो सकते हैं, पिकनिक स्पॉट किसी बड़े आइडिया का हिस्सा हो सकता है, वो पूरा आइडिया नहीं हो सकता। पर लोग उन्हें कई बार ऐसे हिस्सों को उठा के पूरे आइडिया के रूप में ले आते हैं। ऐसी ही लाइफ कर दो भाई साहब। अरे नहीं होती भाई ऐसी, कि सभी किसानी का काम करेंगे, नहीं होता ना भाई। सब लोगों को किसानी का इंटरेस्ट नहीं होता है। यानी सबको ही वैज्ञानिक बना देंगे, नहीं फिर मतलब क्या होगा, सब वैज्ञानिक बन जाएंगे। ठीक, हाँ ये बात है। तो आइडिया तो होल सोल होना चाहिए, फिर ये छोटे छोटे आइडिया उसके पार्ट हो सकते हैं। बात करते हैं। अच्छा, यही विराम देते हैं। हाँ, तो अब आप जिस उद्देश्य से आए थे, जो विश्व सरकार का, उसमें आपको क्या ऐसा कुछ लगा कि कुछ पहले से कुछ
हाँ पहले से थोड़े से क्लियरिटी हुआ, हाँ क्लियरिटी हुई, कुछ एड ऑन हुआ। दरअसल मैं जो ये पद यात्रा निकालना चाहता हूँ ना, तो उसमें मेरा जो अनुभव आ रहा है वो मैंने आपको शेयर भी किया था कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं। आम आदमी से नहीं मिलेंगी, हाँ क्योंकि आम आदमी को अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो पहले कम से कम एक स्तर की इतनी अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद आप पदयात्रा करें तो आपको फिर लोगों का रुझान मिलेगा। अभी उनके लिए ये ऐसा ही है जैसे आपकी कैंसर की दवा आ गई हो मार्केट में और उसके लिए आप पदयात्रा निकालना, लोगों को नहीं मालूम है। कैंसर तो ऐसी चीज है नहीं कि हर आदमी को हो रखा है, तो पूरे गांव में कोई एक आदमी को हो रखा हो, एक घर निकल के आएगा आपकी मेजबानी के लिए। एक आध घर और इस तरह से निकल आएगा कहीं हमको भी हो गया तो पब्लिक रुझान नहीं मिलेगा उन चीजों में। तो ये विश्व सरकार भी एक ऐसा ही है कि ये कोई पूरा ढांचा नहीं है, ये एक पार्ट है, ये थोड़ा दूर का पार्ट है ना। इसका आदमी के डेली लाइफ से बहुत कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, और जो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है वो उसको मालूम नहीं है। असर तो बहुत पड़ेगा इससे, क्योंकि वो जो 30-40% इनसिक्योरिटी की वजह से वो सब पैसा खर्च होता है, वो खर्च क्या वेस्ट होता है, और वो उसके जीवन में खर्च होगा तो इससे फर्क तो बहुत पड़ेगा, पर उसे इसका आइडिया नहीं है कि विश्व सरकार बनाने से मेरे जीवन में ऐसा कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। तो पहले अवेयरनेस के लिए अगर आप कार्य करें, कम से कम जिस क्षेत्र में आप पदयात्रा के लिए जा रहे हैं वहां के चिंतक लोगों को, अच्छा, खास तौर से उनके साथ इस चीज की बातचीत करें और वो फिर अपने लोगों में करें, और तब एक लेवल के बाद पदयात्रा करें तो वो पदयात्रा इस अवेयरनेस की यात्रा में एड ऑन हो सकती है। शुरू में आप चले जाएंगे तो उसको कोई आपको प्रोत्साहन मिलेगा नहीं, लोगों को नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये सच में ही एक बड़ा आइडिया है विश्व सरकार का, एक बड़ा आइडिया, और नेक्स्ट आइडिया वही हो सकता है, और कुछ हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि दुनिया जो है ना वो सिकुड़ती चली जा रही है। हाँ। लोग एक दूसरे के नजदीक चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कल को जरूरत महसूस होगी एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे से हम व्यवहार कैसे करें उसको कुछ कंडक्ट होना चाहिए। हाँ। उसको तय करने वाले कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आज सारे देश अभी मतलब जैसे यूरोपीय संघ है, यूरोप के देश जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं कि अलग अलग देश लगते ही नहीं। हाँ, अलग अलग देश नहीं, पूरा यूरोप एक ही लगता है। यस, इवन आप एक बार वीजा ले लो और पूरे यूरोप के 29 देशों में घुमाओ एक ही वीजा से। हाँ। उसी तरीके से आज से 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी मतलब पूरी दुनिया ही ऐसी होने जा रही है। तो वहाँ एक सुप्रीम अथॉरिटी पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक होनी चाहिए जो सबको नियंत्रित करे, सबके व्यवहारों को नियंत्रित करे। तो आज लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन कल को तो समझेंगे। समझना ही पड़ेगा। गणतंत्र भी तो समझा ना लोगों ने, ये भी तो आया। हाँ, पहले तो राजतंत्र था। हाँ, तो सब समझते थे कि राजा ही सब चीज होता है। हाँ। 1947 के पहले अगर आप सर्वे करते तो लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि अच्छा प्रधानमंत्री जैसी भी कोई चीज हो सकती है। उनके लिए तो राजा होता, रानी होती थी। ठीक है। तो उसके लिए अवेयरनेस के ऊपर आप ज्यादा जोर दें पहले। अच्छा। हाँ, फिर पदयात्रा करें। जैसे अभी नेता लोग आके पदयात्रा करते तो उसका कोई मतलब बनता है क्योंकि उनकी अवेयरनेस हो रखी है। लेकिन एकदम एक नई पार्टी खुले, जैसे कल हमारे मंच पे एक गरीब आम आदमी पार्टी आई थी। अच्छा। हाँ, गरीब आम आदमी पार्टी, वो भी दिल्ली से ही रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ, तो उनके जो फाउंडर हैं वो अपनी बात रखने आए थे। तो उनको कोई नहीं जानता, मैंने भी पहली बार ही नाम सुना था। अच्छा। वो कह भी रहे थे कि अभी हमें कुछ खास लोग नहीं जानते, और 2014 की रजिस्टर्ड है। अच्छा। और काम कर रहे हैं वो 2012 से। अच्छा। 2012-13 से। माने 9-10-11 साल में भी उन्हें अभी कोई जानता नहीं है उस हिसाब से। तो अब वो पदयात्रा करने निकल जाए। अच्छा। तो कौन आएगा उनकी मेजबानी करने? मतलब सही बात है। कौन आएगा? मैंने आपने एडवर्टाइज भी कर दिया कि आम आदमी, ये गरीब आदमी पार्टी के फाउंडर आ रहे हैं, तो लोग सोचें कौन है, क्या आइडिया है इनका, क्या करना चाहते हैं।
जनता के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो कैसे कुछ भी रिएक्ट करेगी, यस और नो किस आधार पे करेगी। तो लोग सोचे ऐसे तो रोज ही होता रहता है, कोई नहीं, कोई आपको न देखने जाएगा, रोड पे आप ऐसे ही जा रहे होंगे जैसे कोई दूसरे लोग गाड़ी में जा रहे हैं। तो इवन आपका ये उसमें एड ऑन भी नहीं होगा अवेयरनेस में, क्योंकि ये कहीं बीच में हिस्सा आता है, शुरू में नहीं आता है। शुरू में आप पहले अवेयरनेस फैला लीजिए, फिर पदयात्रा करेंगे, ये एड ऑन। जैसे कांग्रेस ने वहां से यहाँ तक पदयात्रा की, कांग्रेस का कन्याकुमारी से यहाँ तक पदयात्रा करने में कोई मतलब है, उनको उनकी अवेयरनेस एड ऑन होती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लोग जानते हैं। अब मुझे और आपको नहीं जानते, तो मैं और आप पदयात्रा करने लगे तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों को ज्यादा इतना ही पता चलेगा, आपका झंडा देखते हुए, अच्छा ये गरीब पार्टी भी है, तो क्या चाहती है, क्या है क्योंकि ना उनका अभी कोई मेन मीडिया में सरोकार है, यूट्यूब उन्होंने खोला नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ नहीं है। हमने उन लोगों को बुलाया, सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं है। उनको इतना, वो उनका टाइटल था, वो कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं पूरे देश की गरीबी दूर कर दूं। उनको पूछा कि अभी भारत का कितना बजट है, कह रहे ये कोई मेरा विषय थोड़ी है, ये तो अर्थशास्त्री का विषय है। अगर ये अर्थशास्त्री का विषय है तो अर्थशास्त्री बोलेगा ना कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं गरीबी दूर कर दूं, तुम कैसे करोगे जब तुम्हें इतना नहीं पता कि कितनी करेंसी सर्कुलेट हो रखी है, कितना बजट है भारत का। तो माने अर्थशास्त्र की एबीसीडी आपको नहीं आती, तो लोग आपको प्रधानमंत्री क्या सोच के बनाएंगे? ये तो सीतारमण का काम है, हम उसको बना देंगे सीतारमण को, वो तो अभी भी बनी हुई है। अगर उसने गरीबी दूर करनी होती तो कर देते। आपका क्या रोल है उसमें? आप मुखिया बनने जाओगे सरकार के, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की कम से कम उतनी जानकारी होनी, बेसिक जानकारी, आप उनको गाइड कर सको। बेसिक जानकारी तो हो। तो ये उनको कल पता चला उनको कि अब हो सकता है वो जाके कुछ वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि हम 6,500 रुपये महीना हर नागरिक को देंगे। तो मैंने पूछा आपको कैलकुलेशन पता है ये कितना होता है? बोले हमने आरटीआई लगाई थी और जितना है बस उतना ही होता है। तो तब हमने कैलकुलेशन करके उनको बताया कि ये 108 लाख करोड़ होता है एक साल का। भारत का कुल बजट सेंटर का भी और सारी स्टेट का मिला के ही 70 लाख करोड़ है, 70 लाख 80 लाख करोड़ कुल बजट, जिसमें सेना वैना जितने काम सारे सरकार करती है वो सब, और जितना भ्रष्टाचार करती है वो भी उसमें इंक्लूड, सब 70 से 80 लाख करोड़। और ये जो 6,500 रुपये हर महीने हर आदमी को देंगे, तो वो ही 108 लाख करोड़ हो जा रहे। कहाँ से लाओगे भाई साहब? क्या सोचा कि कहाँ से लाओगे? कुछ नहीं सोचा। जब यही नहीं सोचा कि इतना रुपया बैठता है ये, तो कहाँ से लाने का, कहाँ से सोचे? तो अब ये इनको ये सब मिला होगा, तो अब इससे इन्हें भी फायदा होगा। अब ये जाके उसमें झक मारेंगे कि हाँ यार बात तो सही है, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? जब जनता में जाओगे तो ये सवाल तो कोई पूछ ही लेगा, तो क्या आंसर करो? ऐसे बोलोगे कि वो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर कर देगा। वो कह रहे थे मैं खान सर को, जो ऑनलाइन के खान सर हैं, कि मैं उनको अपना शिक्षा मंत्री बना दूंगा। मैं भैया वो ऑनलाइन टीचर है, टीचर में और शिक्षा मंत्री में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी विषय का टीचर होना और शिक्षा मंत्री होना बहुत अलग अलग बात है। तो वो ऐसे भी लोग सोचते हैं। और पहले खान सर को भी पूछा हो जाके, हाँ, कि वो बनेंगे कि नहीं, कि वो बनेंगे। पता चला उन्होंने बोला अरे भाई मेरा काम थोड़ी है ये। अब वो बोले मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, मुझे तो टीचर बनाओ, आपका कहीं बनाना था। तो जबरदस्ती उनको वो बना दो। नहीं। तो ऐसे उनकी हवाई बातें थी।
तो ये जनता को भी पता चलता है जो आदमी खुद को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर उसका ये हाल है। तो हमारे इस मंच से बाद में ये भी सब क्लियरिटी होगी और जनता को ये समझ में आएगा कि किसको सपोर्ट करें। ठीक। और ऐसा हम बोल रहे हैं ऐसा करके नहीं है, क्वेश्चन आंसर से जनता ऐसा समझेगी कि क्या सवाल पूछे गए और उनके कितनों के जवाब दिए और क्या जवाब दिए। इससे जनता को समझ में आता है कि इस व्यक्ति को हम कहाँ तक बिठाएं या क्या जिम्मेवारी इसको दे सकते हैं। तो ये मंच बहुत सारा काम करने वाला है और ये ओपन मंच है। इसको जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ ऐसे कोई भी आके कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। किन्हीं के पास कुछ भी आइडिया हो आओ रखो। माने ये सबका ही मंच है, इसमें बस मैं एंकर हूँ, वो भी जब तक हूँ। भी बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, वो फिर एंकरिंग करने लगेंगे, इसी की कई शाखाएं खुल जाएंगी अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में अलग, मराठी में अलग, सबकी लोकल भाषाओं में। वहाँ यही डिस्कशन चल रहे होंगे, वहाँ के लोग वक्ता बन के ऐसे ही आ रहे होंगे। ये पूरा गांव लेवल तक जाएगा। तो एक आदमी भी रहेगा नहीं जिसको इन सब चीजों की अवेयरनेस नहीं पहुंच जाएगी। वो भी अच्छा खासा पोस्टमार्टम होके, केवल सूचनाओं के रूप में नहीं, समझ के रूप में। ठीक। अच्छा, फिर इजाजत दीजिए। जी जी जी। तो वो कब की है आपकी? वो अभी 25 फरवरी को हम देख रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी निश्चित नहीं करी है? निश्चित नहीं है अभी, थोड़ा अभी लोगों से बातचीत चर्चा चल रही है। 25 फरवरी को देख रहे हैं, 25 फरवरी तक कितने लोग तैयार हो जाएं उसके लिए देख लो, क्योंकि इन चीज़ों में खर्चा हो, क्योंकि आप फिजिकल पे कुछ भी करेंगे ना, खर्चा होता है उसमें। और अगर आउटपुट ना निकल गया है तो वो ऐसा लगता है कि तो व्यर्थ हो गया। जबकि उतने ही पैसे से आप ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते तो दूसरे माध्यमों से। क्योंकि मुख्यतः तो पदयात्रा अवेयरनेस के लिए कर रहे हो ना, अवेयरनेस ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज करनी है हेल्थ को बनाए रखने के लिए। नहीं, अवेयरनेस के लिए ही कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है आप एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाएं और उसमें अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करें। ठीक है। और एक लेवल तक जब लोग जुड़ जाएं तब पदयात्रा की सोचें। ठीक। मतलब इससे आपका जो रिसोर्स है वो बचेगा, आपका समय, आपका रिसोर्स बचेगा। तो पदयात्रा बहुत बाद की बात है। बल्कि जैसे हमें पूछेंगे तो हमें पदयात्रा की जरूरत ही नहीं है, हम कभी पदयात्रा नहीं करेंगे। और जैसे पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा कर करके वो स्पीच करते हैं, वो भी नहीं। हम लोगों की सारी बातें मीडिया के थ्रू जाएंगी या ऐसे बैठ के लोग चौपाल पे बैठ के बात कर रहे होंगे, जो क्योंकि बैठते हैं वहां पर, या इस पे फिल्म बनेगी, हम लोग फिल्म बनाएंगे इस पे। अच्छा। टीवी सीरियल्स बनाएंगे इस पे कि लोगों को उस तरह से समझ में आए कि जीवन में इसका क्या रोल है। ऐसा करने से, ऐसा नहीं कर रखा है तो एक घरेलू जीवन कैसा चल रहा है, और अगर विश्व सरकार बन जाती है तो घरेलू जीवन पे क्या असर पड़ जाता है, ये दिखाने के लिए सीरियल्स होंगे, फिल्म होगी, मीडिया होगा, जो सेंटर मीडिया है, आज तक और सब जितने भी हैं, वहां तक पहुंचने तक ये सोशल मीडिया है। दूसरे माध्यम, कॉलेज में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, कॉलेजेस में। अच्छा, कॉलेज में सेमिनार कैसे कर पाते हैं, मतलब वो हर कॉलेज में इसका कोटा होता है। अच्छा। कि वहाँ के हर एक जो कॉलेज का प्रशासन है, उन्हें एक साल में एक पर्टिकुलर संख्या में सेमिनार करने ही होते हैं। अच्छा। तो उनका कॉलम है पूरा, वो किस लिए करने होते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्हें विभिन्न बातों से अवेयर कराने के लिए, है ना। ये एक उनका कॉलम है जो वो पढ़ाते हैं। उसके अलावा ये एक कॉलम है कि समसामयिक समय में जितनी गतिविधियां चल रही हैं ट्रस्ट के तौर पे, वो पॉलिटिकल पार्टी को तो वहाँ एंट्री नहीं देते इस बात के लिए, लेकिन ट्रस्ट जा सकते हैं, सामाजिक
मंच के रूप में। तो अगर किन्हीं के पास कोई आइडिया होता है तो वो आप वहाँ प्रिंसिपल से बात करोगे कॉलेज के जाके, तो वो आपको टाइम दे देता है। और कॉलेज के सूचना पट पे नोटिस बोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे लगा देता है कि इतने समय में इस टॉपिक पे ये लोग इस तरह की बातें करेंगे। और उसके लिए वहाँ पे एक एक बड़ा हॉल भी होता है उस काम के लिए, हर एक कॉलेज में होता है, छोटा बड़ा जितना भी। तो वहाँ पे आपका सारा सिस्टम भी रहता है, ज़्यादातर कॉलेज के पास में वो भी रहता है, प्रोजेक्टर वगैरह, बैठने की जगह, लाउड स्पीकर, पूरा जैसे मंच होता है ऐसे ही वहाँ उनके पास रहता है। वो खुद भी अपने लिए भी काम करते रहते हैं और उनके लिए भी होता है, और ये फ्री ही रहता है। तो जब आप वहाँ बात करेंगे और अगर आपका आइडिया उन्हें लगा कि कॉलेज में भी होना चाहिए इसका, तो आपको इसकी अनुमति दे देते हैं, टाइम दे देते हैं। उस टाइम पर आप चले जाइए। जिन भी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों, वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोफेसर्स इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर आप अपना वहाँ पे सेमिनार करते हैं। जो भी आपको टाइम मिला है, 2 घंटे 3 घंटे, हम लोग 3 घंटे लेते हैं। अच्छा। इसमें 1.5 घंटे में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और 1.5 घंटे में क्वेश्चन आंसर होते हैं। अच्छा। तो ऐसी हर एक का अपना है, कोई 2 घंटे लेता होगा, कोई 1 घंटा, जैसा जिसका आइडिया है। इससे क्या फायदा होता है कि यूथ में सीधे बात जा रही होती है, वो भी विद क्वेश्चन आंसर। इसलिए हम लोगों को पदयात्रा और ऐसे लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा कर करके वो चारों तरफ से बस भर भर। एक तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, दूसरा लोग 1-2 घंटे खर्च करके जाते हैं, फिर खर्च करके आते हैं। वहाँ कई बार वेट भी करना पड़ता है, कई बार वहाँ कुछ उटपटांग भी हो सकता है। तो जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे लड़ाई धड़का ये सब भी होने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन वहाँ यूज होता है, पुलिस से आपको वो लेनी पड़ती है परमिशन, इतने लोगों को गैदरनेस करने के लिए बहुत अड़ंगे हैं। जैसे आप पदयात्रा करेंगे तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कहीं पे रोक देंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा संख्या में देखेंगे, ऐसे 10-5 लोग कर रहे हैं तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि गैदरनेस है तो पूछ लेंगे परमिशन के लिए, क्योंकि उस इलाके में डीएम से या एसएसपी से उनसे परमिशन लेनी होती है, बाकायदा बताना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके उसमें कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो ऐसे बहुत सारे पचड़े, हम लोग इन पचड़ों में जाएंगे ही नहीं कभी, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस फैलानी है, कोई पहलवानी थोड़ी दिखानी है। नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए आज नहीं तो कल आपको जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा ना, वो यूट्यूब से नहीं होगा। नहीं तो जनता के बीच है यूट्यूब में, नहीं वो यूट्यूब से नहीं होगा। यूट्यूब कुछ खास लोग ही देखते हैं, जो गांव का आदमी है वो यूट्यूब थोड़ी देखता है। नहीं तो वहाँ मैं थोड़ी जाऊंगा, वहाँ का जो आदमी हमसे जुड़ चुका होगा लोग उनसे बात करेंगे। कोई ना कोई तो जाएगा ही ना, वो तो वहाँ रहते ही है ना। नहीं कोई ना कोई तो जाएगा ही। आप नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना, जैसे नेता लोग आ रहे हैं और वह दूर दराज से लोग इकट्ठा हो, ऐसे करके नहीं करेंगे। क्योंकि वहां भी वो वही बोलेगा ना जो कहीं भी बोल रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसी को ही गाँव में कोई भी प्रोजेक्टर पे उनको चला के दिखा देंगे, और सवाल जवाब होंगे, या तो वही जवाब दे देगा ज्यादातर, तो नहीं तो मुझे ऑनलाइन जोड़ के और वो स्क्रीन पे वहां पे दिखा देंगे। अब हर को जो जुड़ेगा वो आपके कद का होगा भी नहीं ना। नहीं उससे तो उसका उतना चिंता नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो आप भी समझते हैं कि सबका बुद्धि का लेवल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। फिर भी बहुत लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे जैसा एक भी नहीं होगा। मेरे जैसे भी कम से कम कुछ भी नहीं है तो मैं बताऊं, भारत में ही 10,000 से ज्यादा लोग निकल आएंगे। माने उनकी योग्यता इतनी नहीं है कि खुद से आइडिया निकालें, पर इतनी है कि कोई भी आइडिया को वो वैसा ही समझ लेंगे जैसा निकालने वाले को समझ है। ये ऐसे ही है जैसे एक साइंस की खोज तो साइंटिस्ट ही करेगा, लेकिन ऐसे प्रोफेसर बहुत सारे होते हैं जो उसे एज इट इज समझ लेते हैं। तो उस समझ के मामले में उस साइंटिस्ट में और उन प्रोफेसर्स में अंतर नहीं रहता, बल्कि प्रोफेसर्स कहीं ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं साइंटिस्ट की बनावट, क्योंकि साइंटिस्ट प्रोफेसर्स को तो समझा सकता है, स्टूडेंट्स को समझाने में उसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये कैसे सीखते समझते हैं। बीच में प्रोफेसर चाहिए। तो आपको ये करते हुए कितने साल हो गए? लोगों के बीच में तो अभी हमने 2020 से, माने लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले ही जाना शुरू किया। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद से आप
एक तरह से समझो कि लॉकडाउन जब खत्म हुआ है उसके बाद से ही जाना शुरू किया। हम्म। तो मुश्किल से आप 2 साल समझ सकते हो। तो अभी तक लगभग आपके जैसे कितने लोग निकल के आए हैं जो दूसरे लोगों के बीच में फैला रही है बात? ऐसे कई हैं, अभी कम से कम मेरे ख्याल है 25-30 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं। अच्छा। हाँ, हम्म। जबकि और भी उससे उससे ज्यादा भी 500 से भी ज्यादा लोग हैं जो इन बातों को और लोगों तक फैला रहे हैं। लेकिन उनमें 15-20-25 ऐसे हैं या हो जाएंगे कुछ ही समय में हम्म। उस स्तर के कि वो जिस तरह से मैं इन बात जो संपूर्ण समाधान से रिलेटेड बात है, दर्शन को वो नहीं समझते अभी उतना, लेकिन संपूर्ण समाधान से जो रिलेटेड बात है वो एज इट इज समझते हैं, उसको समझा सकते हैं। हम्म। तो इसके लिए हमारे यहाँ शिविर भी लगते हैं, तो उनको तैयारी कराने के लिए तो अभी ऑनलाइन शिविर भी लग रहे हैं और ऐसे फिजिकल शिविर भी लगता है। फिजिकल शिविर एक हो चुका है, अब एक शायद फरवरी मार्च में एक दूसरा शिविर लगने वाला है संपूर्ण समाधान का फिजिकल। वो ऑनलाइन शिविर ऑलरेडी चल ही रहा है। ऑनलाइन शिविर मतलब ज्यादातर लोग समझते हैं हवा हवाई बातें हो गई। ज्यादातर फिजिकल लोगों से मतलब नहीं है ना, जो ऑलरेडी समझ रहे हैं उनके लिए शिविर है। हम्म। शिविर मतलब उनके लिए नहीं ना जिनको ABCD नहीं पता इस चीज की। शिविर उनके लिए है जो इसे एक तरह से एक लेवल तक समझते हैं। तो जो व्यक्ति गहरी तैयारी के लिए ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आदमी को ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, आदमी घर में बैठा है अटेंड कर सकता है। लेकिन बाद में सुन ऑनलाइन सकता है। ऑनलाइन अगर वो फिजिकली आ रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा गंभीर है उसको लेकर। नहीं, वो आप मत सोचो, जो गंभीर है वो तो गंभीर ही है। वो तो यूट्यूब में भी देखेगा तो भी गंभीर है और आपके शिविर में आएगा तो भी गंभीर है। खाली आप ऐसा आइडिया लगा रहे हो कि आ रहा है तो गंभीर है, यूट्यूब में देख रहा है तो गंभीर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गंभीर है वो यहाँ भी गंभीर है वहां भी गंभीर है। और इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जो गंभीर है वो आएगा, वो उस चीज को सुनेगा, समझेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। जैसा आपने बताया ही था कि अगर आप लोगों में ये सब काम ना करें तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी भाई, आपका जीवन खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है कि आप गंभीर हैं कि नहीं है। तो अगर आप गंभीर हैं तो आप करोगे ही, अगर आप गंभीर नहीं हैं तो मैं जान भी लूंगा तो कभी नहीं करोगे ना। तो वो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है उस बात का कि कौन गंभीर है। जो है वो करेगा, जो नहीं है वो नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि वो करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि ऐसे करेगा तो जो करना चाहता है उसे वो छूट जाएगा ना उससे। तो जो करना चाहता है वही उसको करे। इसीलिए हमारे यहाँ ये देखा नहीं जाता, यहाँ से किसी को नहीं बताया जाता कि किसको क्या करना है। सब लोगों ने तय करना होता अपने आप को उसे क्या करना है। हाँ, उसे क्या करना ये वो बताता है तो हम उसमें हेल्प कर देते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं कि और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो। और जो इस बात को जानना ही चाहता है, यूट्यूब पे हम उसका समय भी बचा रहे हैं, है ना, क्योंकि नहीं तो अपनी जॉब वॉब सब छोड़ के आएगा ना वो भाई उतना टाइम। हाँ, साल में एक आध बार कभी लोग बोलते हैं कि भाई एक बार तो मिलना है, एक बार गेट टुगेदर करनी है। चलो एक बार गेट टुगेदर भी हो जाती है और उसको शिविर में ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक तरह से गेट टुगेदर ज्यादा है। लेकिन जब जुड़ ही रहे हैं तो क्योंकि बात ही तो करेंगे आप उसमें जुड़ कर क्या करें। तो चलिए अभी थोड़ा 2 साल आपको काम करते हुए हैं, थोड़ा सा अभी सुनना है, थोड़ा सा और काम करेंगे ना तो और अनुभव बढ़ेगा। अरे नहीं, 2 साल में ही इतना ज्यादा अचीवमेंट है जितना मैंने तो सोचा नहीं था कि 2 साल में इतना अचीवमेंट हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था। जो लोग जुड़े हैं उन्होंने तो और भी कम सोचा था। वो सोच रहे थे कि 10-20 साल से पहले क्या, लेकिन जो लोग सोच रहे थे 10-20 साल में, वो 2 साल में ही हो रहा है। तो और कितना फास्ट चलोगे। और इसमें भी ऑप्शन है कि अगर किन्हीं के पास और कोई तेज प्रक्रिया है वो आके रखें, ऐसी कोई तेज प्रक्रिया उससे चलेगी। ठीक ठीक। क्योंकि हम कोई क्षेत्र छोड़ के ही नहीं चल रहे। जो अवेयरनेस का स्पीडी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, और ऐसा कोई क्षेत्र लेके नहीं चल रहे जहां अनावश्यक पैसा खर्च हो और इंफॉर्मेशन का वहां जस्ट रिपीट होता है, कुछ नहीं। 2 घंटे में आप कहीं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे जो रोज बोलते हैं। तो वहां कुछ नया तो आएगा नहीं।
हम्म, वो केवल एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपनी ताकतवर दिखाने भर की बात है। देखो, मुझे 2 लाख लोग सुनने आए, मुझे 4 लाख लोग सुनने आए, इससे ज्यादा तो उसका कोई महत्व है नहीं। हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। हम्म, हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो यूट्यूब में ही पता चल जाता है। कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन है, उसका 10 गुना आप लगा लीजिए, क्योंकि 10% ही लोग यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं भारत में। हम्म, जो विकसित देश है उनमें संख्या परसेंटेज ज़्यादा, भारत में ये परसेंटेज है। हम्म। चलिए। तो 2 साल में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों में ये बात पहुंचना। हम्म, कल वाली पार्टी को देखो, उसको 9-10 साल हो गए और कोई उनका नाम तक नहीं जानता है। और हम लोगों के डिस्कशंस और हम लोगों के बारे में चर्चा अब जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच होने लग गई है कि भाई ऐसा एक ऐसे भी एक आइडियोलॉजी उभर के आ रही है। अब उनके बीच में चर्चा होने लगी है कि इससे जुड़ा जाए नहीं जुड़ा जाए। वो लोग स्टडी में लगे हुए हैं इस बात की। ठीक है। जी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप से लोग हम लोगों से जुड़ चुके हैं, उन्होंने वो सूचना वहां पहुंचा दी है और वहां से निरंतर लोग उसको छोड़ के और इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो अब ये उनके लिए सवाल बन गया है। अगर यही बात रही तो हमारे जितने सारे लोग हैं वो तो सब उधर चले जाएंगे। तो अच्छा है कि हम लोग पहले पहुंचे ताकि इनका भी कोई रिलेवेंस बना रहे। ठीक है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उस लेवल पर। बाकी आम जन तो जुड़ ही रहे हैं।